लोगों की आंखों पे कैसा पर्दा लगा हुआ है कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है और उनको जो दिखाया जा रहा है वो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग चलाए हुए उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और देखिए कमेंट क्या कर रहे हैं, उसी से पता लग जाएगा ये कैसे लोग हैं। पापा का ध्यान कैसे रखते हैं वो इनसे सीखें। आपका जैसा बेटा हर इंसान को मिले। माँ पापा भी बहुत लकी हैं जो आपके जैसा बेटा मिला। भाई आपने माँ बाप का जितना ख्याल रखा है, अल्लाह करे आपका बेटा भी इतना ही ख्याल रखे, आमीन। अब ये 3-4 कमेंट थे जिसको देखने की जरूरत नहीं है, आप व्लॉग के नीचे देखिए, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। अब मैं इन सब लोगों से पूछता हूँ कि ये बताइए कि जब अगर इस तरीके से आपके पापा इस हालत में हो कि वो चलने फिरने के लिए भी उन्हें किसी की जरूरत हो और एक बड़ी बीमारी से वो ऑलरेडी गुजर चुके हो, तो अगर आप कहीं जाएंगे होटल्स में या किसी दूसरी सिटी में जाएंगे तो आप उनके कमरे में ठहरेंगे या अपने लिए अलग कमरा लेंगे? भाई तुम्हारा आराम इतना बड़ा है कि तुम्हें अपने लिए एक नौकर चाकर चाहिए। तुम जवान आदमी हो, तुम्हें चाय पानी पूछने के लिए, तुम्हें चाय पानी देने के लिए, तुम्हारे कपड़े निकालने के लिए, तुम्हारे जूते देने के लिए तुम्हें एक आदमी चाहिए। और तुम्हारे फादर जो कि इस उम्र में आ गए हैं, तुम्हारा उनके लिए कोई फर्ज नहीं बनता। आप ही बताइए, अगर आप सिटी से इस तरह से बाहर जाएं, मतलब तो आप अपने फादर के साथ में रूम में शेयर करेंगे या उनको 4-5 रूम बाद में एक रूम दिलवा देंगे, केयर टेकर वहां पे रख देंगे? तो फिर घर में और यहाँ पे फर्क ही क्या हो गया? फिर कौन सा राजा बेटा हो गया भाई? मतलब जो आदमी एक दिन के लिए या एक रात के लिए अपने फादर के साथ में रूम शेयर नहीं कर सकता, वो भी इन कंडीशन में। मैं वैसे कहूँ, अगर आपके फादर सही भी हैं तब भी आप अपने फादर के साथ रूम शेयर करेंगे भाई, इसमें कौन सी शर्म की बात है? और आप कितने ही कमाते सही, कितने भी बड़े आदमी सही, जब तक कि ऐसा ना हो कि आपके फादर सिर्फ प्राइवेसी की वजह से, किसी वजह से ये कहें कि ठीक है बेटा अलग अलग रूम में रहेंगे, तो उनके कहे बिना तो आप ये काम करेंगे नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेचुरली आपके फादर को ये बात पिंच होगी कि भैया मेरे लिए अलग रूम क्यों करवा रहा है। क्योंकि फादर जो होते हैं ना, पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं बजाय इसके कि अलग रहें। इस उम्र में आके उनको वक्त चाहिए होता है अपने बच्चों से, जिसके लिए वो तरसते हैं। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सामान सब चीजें नहीं चाहिए, बस उन्हें खाना पीना उनका सही हो, उनकी सेहत सही हो। तो वो यही चाहते हैं कि उनके पोता पोती, बहू बेटे जो भी हैं वो उनके आसपास रहें, उनको पूछें, उनकी सलाह लें, उनके जितने भी जो एक्सपीरियंस रहे हैं जिंदगी के, वो जब सुनाना चाहें वो सुने। और यही आज की ओल्ड एज की सबसे बड़ी समस्या है। अब एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी आपको बहुत ही अच्छे बढ़िया से ओल्ड एज होम में छोड़ आता है तो क्या उसको भी आप राजा बेटा कहेंगे? भाई वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, आपका बेटा आपके लिए पैसा दे रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है? क्या वो उसका ध्यान रख रहा है? क्या उसका ख्याल रख रहा है? सोच के देखिए, जो आदमी कभी भी एक रात भी अपने फादर के लिए शेयर नहीं कर सकता, और एक रात की बात छोड़ दीजिए, अगर उसका केयर टेकर चला जाए तो एक दिन के लिए भी अपने फादर की देखभाल नहीं कर सकता, क्या वो राजा बेटा कहलाने का हकदार है? सोच के देखिए, जो आदमी सिर्फ गाड़ी में बैठाते समय उनके सर पे हाथ लगाने के लिए बस काफी अपना फर्ज समझ लेता है कि मैंने गाड़ी में बैठा दिया उन्हें, देखिए कार कहीं भागी नहीं जा रही, उसके बाद में भी सर पे हाथ लगा के आराम से बैठाता है। और ऐसा सब लोग करते हैं, यहाँ तक कि देव भैया भी करते हैं। और जहाँ बेटे को करने की जरूरत थी वहां ये करता नहीं है। अब आप देखिए, जब वो ट्रेन में बोर्ड कर रहे थे तो ट्रेन में बोर्ड करते समय इसने अपने पापा को कैसे चढ़ाया? मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा केयर ट्रेन में बोर्ड करते समय जरूरत थी, क्योंकि वहां प्लेटफॉर्म से जो सीढ़ी होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है और वो बहुत अच्छी सीढ़ी नहीं होती, आपको पैर रखने के लिए देखना पड़ता है, उसके बाद में अगली सीढ़ी पे चढ़ना है, जबकि उनको अपना पैर उठाने में दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए, वो पूरा का पूरा पैर उठाते नहीं है, वो आधा पैर उठाते हैं, बाकी घिसटाते हैं, जिसे कहते हैं बेबी स्टेप। वो उसी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं जैसा कि बच्चा चलता है। ऐसे में जनाब का सारा केयर और सारा ध्यान इस बात पे चलना चाहिए था कि वो जब वो बोर्ड कर रहे हैं तो उनको कैसे चढ़ाना है। जनाब ने क्या किया, पहले खुद चढ़ गए और चढ़ने के बाद में उसके पीछे ठीक उसके पापा थे, उनको चढ़ाने के बजाय जो थैले में 2-1 सामान थे ना वो पकड़े हैं और अपने पापा को बिल्कुल नहीं पकड़ा। जो देव भैया हैं उन्होंने उनको चढ़ाने में हेल्प करी। जनाब ने सिर्फ राजा बेटा होते हुए ओनली तमाशा देखा। तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो क्या हम सब लोग राजा बेटे हैं? चलिए दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। दिल्ली पहुंचते हैं, होटल पहुंचते हैं, होटल में पहुंचने के बाद गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकने के बाद जनाब क्या कहते हैं, तुम पापा को लेके चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। मतलब सामान जनाब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पापा इंपॉर्टेंट नहीं है। पापा को पहले लेके जाना चाहिए था, सामान वामान तो यार कोई कैसे भी आ जाएगा, होटल के जो बाकी लोग हैं वो भी पहुंचा देंगे। तो जो सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इजीली अवेलेबल
लेवल है उनको तरफ आप देख रहे हो, और जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, यानी कि आपके पापा की सेहत और उनकी सेफ्टी। इस आदमी के दिमाग में बिल्कुल भी इस बात की सेफ्टी की है ही नहीं कि मेरे को अपने पापा का ध्यान रखना है। वो ये समझता है कि मैंने केयर टेकर रख लिया, अब ध्यान कोई और रख लेगा, मैंने अपना काम जो है वो कर दिया है। इस तरह से तो ये भी कह सकते हो कि डब्बा ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया है, अब तो वो चलना ही चाहिए, लोगों को आना चाहिए और वहाँ पे जाके खाना खाना ही चाहिए, उन्हें कोई देखभाल की और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी ये जितने अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले हैं, मेरे इन सवालों का जवाब देकर दिखाएं अपनी ग्रेटनेस दिखाने का, कि हम बुजुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं, अपने बुजुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं। ये ग्रेटनेस दिखाने का इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है अपने व्लॉग में, उनसे अच्छा बोलना और उनके लिए पैसे से जो भी कुछ खर्चा कर सकते हैं वो करना, लेकिन खुद कोई हेल्प ना करना। मैडम ने क्या किया, मैडम क्यों ट्रोल हुई? मैडम इसलिए तो ट्रोल हुई कि जिन अम्मा को इन्होंने पूछा नहीं 2 महीने में एक बार भी, नाश्ता पानी, खाना पीना, सुलाना, कहाँ सुलाना, नीचे सुलाना, ऊपर सुलाना, किस कंडीशन में सुलाना, उनके पास कोई कपड़े, गर्म कपड़े हैं या नहीं है, उनके लिए रजाई गद्दे हैं या नहीं है, ये सब देखने के बजाय मौधा में जाके मैडम को एक नज़ारा नजर आया जो नायाब था। जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में कहते हैं ना, इस तरह का जो ग्रहण पड़ेगा वो 100 सालों में, ये 150 सालों में या 400 साल में पड़ता है। बस मैडम को एक ऐसा ही नायाब मोमेंट मिल गया कि उनका बेटा उनकी नानी नहीं पर नानी के साथ में सोया हुआ है, जिनको ये भी नहीं पता कि पर नानी क्या होती है और पर दादी क्या होती है। और इतना घटिया कमेंट करने की वजह से, जब आप करते कुछ नहीं हो और इतना महान अपने आप को बनने की कोशिश करो तो लोग आपको ट्रोल करेंगे ही। तो जनाब ने क्या फर्क कर दिया, जनाब भी वो ही कर रहे हैं, पर लोगों के दिमाग पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, आंखें तो उनकी खुली हैं, अंधे नहीं हैं वो, लेकिन दिमाग पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि इनके पापा को किस तरह की मदद की जरूरत है। अरे वो छोड़िए, दूसरे के पापा के बारे में क्या सोचेंगे आप? ऐसे लोग अपने पापा के बारे में सोचते हैं? ये लोग इतने ही घटिया होंगे, मतलब क्या कहें, वो अपने पापा के बारे में सोचते होंगे या हम अपने पापा के लिए उनके साथ में क्या क्या करें, उनका नहलाना धुलाना, उनके दवाई दारू। और अगर इस ओल्ड एज में आके उनको कोई मालिश, कोई सिकाई, कोई मतलब दबाना, मतलब ये सब कुछ बताया है, तो क्या आप ऐसा करते हैं? भैया ओल्ड एज में आके अपने बच्चों से क्या चाहिए? एक टाइम चाहिए, इसके अलावा उनको कोई दवाई वगैरह ये सब जो चाहिए होती हैं वो चाहिए। दूसरे, वो अगर अपने लोगों से कहीं पे भी मिलने जाना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो उन्हें उनकी हेल्प चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे वहाँ तक उन्हें सुरक्षित पहुँचा सकें और उनसे मिलाकर लेकर आ सकें। और जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, जैसा कि वो अपनी जवानी के टाइम पे उन सब का निर्वाह करते थे, वैसे ही उनको फाइनेंशियली मदद चाहिए, जिससे कि वो अपने हाथ से वही चीज़ दे सकें जो कि वो अपने जवानी के टाइम पे लेते थे। अगर आप लोग सब अगर बूढ़े हो जाएं, या अपने माँ बाप को देख लीजिए कि उनको किस किस चीज की जरूरत है, तो यहाँ कहीं पे भी जनाब दूर दूर तक भी खड़े नहीं उतरते हैं। जनाब पूछते हैं कि पापा आप दिल्ली पहली बार आए हो? यस, मैं पहली बार आया हूँ। उसके बाद में देव भैया को याद आता है कि नहीं, वो इससे पहली बार आ चुके हैं, तो वो एक बार फिर अपनी मेमोरी पे जोड़ देते हैं और बताते हैं कि वो जवानी में, यानी कि जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तब वो निजामुद्दीन साहब पर आए थे। अब देखिए, ये बात किसको पता है? ये देव भैया को पता है। राजा बेटा को अपने बाप की जिंदगी के बारे में वो सब चीजें नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने फादर की जिंदगी की आपको एक एक बात पता होगी, क्योंकि जो वो बता देंगे वही आपको याद होगी, या आपने जो देख लिया होगा वो याद होगा। इसका मतलब उनकी जिंदगी के बहुत सारे मोमेंट ऐसे रह जाते हैं जो कि अनशेयर्ड होते हैं, अनटोल्ड होते हैं। ये अनटोल्ड स्टोरीज, ये अनशेयर्ड जो फैक्ट्स होते हैं, ये आपको तभी पता लगते हैं जब आप अपने पापा के साथ में वक्त बिताते हैं। और इन्हीं अच्छे अच्छे कमेंटों के बीच में एक को कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया, तो वो कहते हैं भाई पापा को उम्राह लेके जाओ, इंशाअल्लाह वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। भाई ये बात कमाल की गई, लेकिन जैसे ही कोई उम्रा की बात करता है इन लोगों को बुखार चढ़ जाता है। तीनों व्लॉगर ऐसे लगता है कि जैसे इनको डर लग गया। ये इंडिया भ्रमण पे निकले हैं, मतलब कहीं पे भी कोई कहीं जा रहा है। अब देखिए, ये गए थे मौधा, लेकिन पहुंच गए दिल्ली। भैया टिकट का कोई बहाना नहीं था, इन्हें पता था इनकी टिकट बुक होने वाली नहीं है और 1-2 दिन लगेंगे। और जनाब ने यहाँ पे आके कह भी दिया कि मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 2 दिन का उन्हें पता था कि 2 दिन उनकी टिकट बुक होने वाली नहीं है और 2 दिन वो यहीं पर रहेंगे। तो फिर मौधा रहने में क्या दिक्कत आ रही थी? लेकिन नहीं, वहां से मुंह छुपा के भागे हैं। ये वर्ड याद कीजिए, मुंह छुपा के भागे हैं वहां से ये, क्योंकि जब मौधा में ही रहेंगे और लास्ट ईयर चीफ गेस्ट बने थे और इस समय इनको पूछा भी नहीं जाएगा और कोई और दूसरा चीफ गेस्ट आ जाएगा, और वो भी और कोई नहीं, नेहा फैजी की कट्टर क्रिटिक। मैं क्रिटिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो कोई अगेंस्ट नहीं है,
हैं, लेकिन क्या है, इनकी हिपोक्रेसी को जिस तरह हम एक्सपोज करते हैं ऐसे वो भी एक्सपोज करती है। तो मौधा कोई इतना बड़ा तो शहर है नहीं, ये स्मॉल टाउन है। तो वहाँ स्मॉल टाउन में जब सब जगह उसी के पोस्टर लगे हुए देखेंगे तो भाई जनाब को कितनी शर्म आएगी, जनाब के पापा को कितनी शर्म आएगी, मैडम को कितनी शर्म आएगी। बिनोई ने इनको चीफ गेस्ट बनवा तो दिया, किसी भी हालत में चीफ गेस्ट वाली बिल्कुल भी रख ही नहीं सके। सुना है वहां पे 8,000 रुपए देके निकल लिए थे। अरे भाई अपने गांव के गेम्स को, ये स्कूल को, कॉलेज को, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ना जाने लोग कितना कितना पैसे देते हैं। और मौधा से जो बाहर आदमी निकले हैं उन लोगों ने बहुत कुछ मौधा के लिए किया भी है। अब देखिए अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास में एक स्क्रीनशॉट आया है जिसमें कि न्यूज की कटिंग है, यानी न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें कि नेहा फैजी ने वहां पे इनॉग्रेशन जो किया है उसकी न्यूज है। तो अब आप सोच सकते हैं ऐसे माहौल में उनके लिए तो बहुत पॉल्यूशन हो गया। मतलब मौधा का पॉल्यूशन इनके लिए दिल्ली के पॉल्यूशन से भी बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ये मौधा से भाग खड़े हुए, इन सब चीजों से मुंह छुपाकर और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली का पॉल्यूशन इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनके पापा की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज का ये एपिसोड हमारा राजा बेटा के लिए ही है। तो अब राजा बेटा के और कारनामे देख लीजिए। पापा को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो बेटे को बिल्कुल नहीं पता। बेटा सिर्फ बस ये चेक करता है पापा ने खा लिया है तो ओके, वो हलवा पूरी खा रहे हैं या आलू टमाटर पूरी खा रहे हैं या फिर ऑमलेट खा रहे हैं या फिर कढ़ाई पनीर खा रहे हैं। अब पिछले 2 हफ्तों से उनकी जितने पर परहेज था उसकी तो पूरी हो गई है। मदर सिस्टर, सॉरी मैं कोई गाली देना नहीं चाहता। अब ये राजा बेटा इंडिया गेट घुमाने के लिए गया है। इंडिया गेट पे या दिल्ली के पॉल्यूशन में पापा को तो मास्क लगाया नहीं है भाई, लेकिन खुद सेलिब्रिटी है, कोई आ ना जाए इनके पास में फोटो खिंचवाने के लिए। वैसे इन्हें कोई पहचानता नहीं है, इनकी मौदा में भी नहीं पहचानता, ना ही कानपुर की शादी में इन्हें किसी ने पहचाना। बस अपने आप में डिल्यूजन में है कि हम तो बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी हैं। खुद के तो मास्क लगाया हुआ है लेकिन पापा के कुछ नहीं। अब पापा को भी पता है कि आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, तो वो इसलिए साफ साफ कहते हैं कि नहीं ऑमलेट मैंने ना कल खाना है। तो जनाब सुबह उठते ही कह रहे हैं जबकि टिकट आज नहीं बुक हुई है तो आज हम नहीं जा पाएंगे, अभी लगता है कि 1-2 दिन लगेंगे। अब आप खुद सोच के देखिए अगर इसकी बुकिंग हो जाती है, अगर ये जैसे कह रहा है तो क्या ये रेस्टोरेंट जा पाता? एक नंबर का झूठा आदमी है, कोई भी इसकी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से मैच नहीं होती। इस बात को तो हमने पहले ही कहा था कि जब ये दिल्ली जा रहा है तो अपने फादर को, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आई मीन वहाँ रेस्टोरेंट की तो गए नहीं है तो रेस्टोरेंट में वहाँ लेके जाएगा नहीं जाएगा? भाई बहन का है और उसकी बेटी का रेस्टोरेंट है। और देखिए इससे पहले भी जब वो आए थे तो निजामुद्दीन साहब गए थे। अब देखिए कोई मुस्लिम आता है तो उसके लिए 2 चीज़ें दिल्ली में घूमना प्रायोरिटी में रहता है, एक निजामुद्दीन साहब पे जाना, एक जामा मस्जिद देखना, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जामा मस्जिद नहीं है। उसके बाद में उसकी प्रायोरिटी में इंडिया गेट, बाकी चीज़ें, मतलब इंडिया गेट या ये सब चीज़ें आप ऊपर रख सकते हो, लेकिन कम से कम मुस्लिम अपने प्रोग्राम में, अपनी इटनरी में ये 2 जगह तो जाना चाहेगा ही। उसके अलावा देखो संसद भवन जो है, पार्लियामेंट हाउस, पूरे दिल्ली में यानी इंडिया में एक ही है, कोई 2 तो है नहीं, वन चाहे बाहर से ही सही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का तो फोटो हमारी करेंसी पे भी छपा हुआ है। ये कुछ ऐसे ही चीजें हो जाती है कि जहां दिल्ली में आके लोग बाग जो देखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, संसद भवन कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, इंडिया गेट कौन सा है। बाकी तो मैं लिस्ट बनाना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ दिल्ली में घूमने के लिए जाया जा सकता है। लेकिन अगर पापा की बात करें, मतलब जो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये बंदा होटल में वहीं पड़ा रहा, लेकिन उनको लेकर निजामुद्दीन साहब पर नहीं गया। जामा मस्जिद भी कोई इतना रेयर नहीं है, बड़ी आसानी से वहाँ जाया जा सकता था। अगर गाड़ी नहीं जाती, जैसे डब्बा सुबह 5 बजे पहुंच गई थी, उसके बाद छोड़ देते हैं, पर गाड़ी नहीं जाती तो वहाँ पे रिक्शा, ऑटो ये सब चलते हैं और उसके थ्रू आप जामा मस्जिद के गेट तक उतर सकते हैं और तब उनको दिखा के ला सकते हैं। और मौधा में 2 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो फिर जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है कि जब इनकी कन्वीनियंट होती है कि इनके पापा बीमार हैं, वो जो है अपनी बुआ के घर भी ले जाने के लिए जहाँ 2-4 सीढ़ी मुश्किल से चढ़नी पड़ेंगी, वो इनके लिए ऊंचा है। लेकिन खाला के घर पे 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के जाना वो इनके लिए प्रॉब्लम है। जामा मस्जिद देखने जाना इनके लिए प्रॉब्लम है। निजामुद्दीन साहब पे जाना इनके लिए प्रॉब्लम है। उमरा जाना इनके लिए बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। अब आप खुद नंबर दे सकते हैं ना कि इस्लामिक तौर पे कितने नंबर देंगे और अपने बेटे के रूप में इनको कितने नंबर देंगे। पापा को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद में पापा को रेस्टोरेंट दिखाते हैं, वहां पे फोटो खिंचवाते हैं और पापा ऐसे शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ फैला के
रेस्टोरेंट के सामने फोटो खींचते हैं और उसके ऊपर बेटी फख्र महसूस करती है। करना भी चाहिए भाई, अगर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उससे माँ और बाप दोनों का सीना जो चौड़ा होता है और उन्हें खुशी होती है कि हमारे बच्चों ने इतना सब प्रोग्रेस करी। पर ये क्या हो रहा है, सारी फख्र की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बेटी ने ले रखी है। एक के बाद में दूसरा चाहे पार्टनरशिप में सही, लेकिन रेस्टोरेंट खोला, फख्र की बात है। पर जनाब कौन सा फख्र महसूस करा रहे हैं? जनाब कब जो है पापा को फख्र महसूस कराएंगे कि वो जाके कोई शो जीत के आए या उन्होंने कोई फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छा स्टेप लिया, रेस्टोरेंट बिजनेस कुछ भी ऐसा किया हो? क्या मैडम के DKI पे पापा गर्व करेंगे? वो इस बात के ऊपर प्राउड करेंगे? क्या इनकी सास यानी कि इनकी अम्मी इस बात पर प्राउड करती है कि मेरी बहू ने कितना बढ़िया वेंचर डाला है, कितने अच्छे सूट बनाती है, कितने लोग उसके लिए डिमांडिंग में है कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं? यहाँ तो लग रहा है उल्टा है, पापा गर्व करेंगे इस बात के ऊपर कि टूटी फूटी ज्वेलरी और सड़ी हुई ज्वेलरी हजारों रुपए में बेच रही है मेरी बहू, और साथ साथ ऐसे ऐसे सूट बना रही है कि जिसके बारे में कंप्लेन की गिनती नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि ऐसा सूट पहुंचा उनके पास में, डिलीवरी टाइम से नहीं हुई, साइज ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है। इन सारी चीजों पर पापा फक्र करेंगे भाई। आपका क्या ख्याल है? ये जो पूरा का पूरा व्लॉग बनाया है और इस व्लॉग का जो निचोड़ है जो कि लोगों ने निकाल के रख दिया है कि भाई उसको एकदम से एक ने तो एक बार फिर दोबारा से जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। भाई तुम हो कौन जो जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो? और क्या तुमने अपने माँ बाप का इतना सब कुछ किया है कि तुम जन्नती हो गए हो? यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब इनके अकल पे वाकई में इतना मोटा पर्दा पड़ा हुआ है कि इनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हमको क्यों दिखाई देता है भाई? तो इनको दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्लॉगिंग के सहारे, आपके व्यूज़ के सहारे जो कमा रहे हैं, उस कमाने से ही थोड़ा बहुत पैसा अपने माँ और बाप पे खर्च कर रहे हैं। या कौन राजा बेटा अपने माँ और बाप को अलग रखेगा? मतलब 5 BHK के लिए माँ के लिए जगह नहीं है। ये राजा बेटा है कि जो अपनी माँ को अपने घर में नहीं रख सकता। माँ वो अजीम रिश्ता है कि जिसके बिना आदमी अब खुद अपने आप को अधूरा समझेगा। और ये कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसने जन्नत को नीचे रख रखा है, यानी अपने पैर के नीचे रख रखा है, यानी नीचे वाले फ्लोर में रखा हुआ है। ये आदमी कितना जन्नती है भाई? डिसाइड करो जरा, जल्दी जल्दी बताओ। वाकई में ये इस बात के लिए हकदार है कि इसको जन्नती कहा जाए, इसको राजा बेटा कहा जाए, इसको ये कहा जाए कि सब लोग सीखो, इससे देखो। तो ये कहा जाए कि हर बेटे के पास में अल्लाह इतना ज्यादा पैसा दे दे, इतना ज्यादा पैसा दे दे कि उसको उनकी केयर करने की जरूरत ना रहे। औक के नीचे यही दुआ देते सब लोगों को कि भाई आप लोगों के पास इतना पैसा आ जाए, बेशुमार पैसा आ जाए कि अपने माँ बाप के ऊपर इतना पैसा खर्च करो कि उसके बाद में आपको केयर की जरूरत ना रह जाए। और खुद केयर कराओ लोगों से अपने पास रखकर। तुम्हें हगने मूतने के लिए भी, तुम्हें या बाथरूम में भी टॉवल पकड़ाने के लिए कोई आदमी चाहिए, या तुम्हें चाय पीनी हो तो चाय पकड़ाने के लिए कोई आदमी चाहिए। जिस आदमी की अपने गांव में कदर नहीं है वो किस तरीके से राजा बेटा और अच्छा आदमी होने का सर्टिफिकेट लेता है? आई थिंक मैं अपनी बात एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूं, तो इसलिए अब यहाँ पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अब बाकी का डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि किस तरीके से ये जो कसब कर रहा है ये राजा बेटा कहलाने का हकदार है या नहीं है। प्लीज आप इतना छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आप इसको हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग जो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, लेकिन मेरे इस वाले पॉडकास्ट के नीचे आप प्लीज हाँ या ना कुछ भी अपना एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई डिफरेंट राय है तो वो भी यहाँ पे रखिएगा। चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।